हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ रक्त शुगर के बारे में कुछ अन्य टेस्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो क्या है कि ये 36 पार्ट में कुछ अन्य टेस्ट में रक्त शुगर के बारे में, रक्त शुगर का निर्धारण के बारे में आज जानना है। तो रक्त शुगर का निर्धारण क्या है? तो इस परीक्षण में रक्त में ग्लूकोज की जांच के लिए 2 विधियां अपनाई जाती है। और ये जो रक्त शुगर है इसमें किसकी? तो ग्लूकोज की, जो ग्लूकोज की जांच के लिए 2 विधियां अपनाई जाती है। पहला क्या है? तो उपवास के पश्चात रक्त शुगर की जांच। और दूसरा क्या है? तो भोजनोपरांत रक्त शुगर की जांच। 2 उपवास मतलब खाने से पहले और खाने के बाद 2 विधि से ये जांच की जाती है, एक उपवास और एक खाने के बाद भोजनोपरांत रक्त शुगर की जांच की जाती है। पहला नंबर क्या है कि उपवास के पश्चात रक्त शुगर की जांच, फास्टिंग ब्लड शुगर। ये फास्टिंग पहला क्या है? जो खाने से पहले फास्टिंग, पहला क्या है कि फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर मतलब खाने से पहले, ये खाने से पहले जो जांच किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा? खाने से पहले ही वेन से ब्लड लेकर इसका जांच किया जाएगा फास्टिंग में। और रेंडम क्या है? तो ये खाने के बाद जो जांच किया जाएगा तो उसको रेंडम बोलते हैं। तो इसमें रोगी को शाम का खाना खाने के बाद ही कम से कम 12 घंटे के लिए उपवास करना होता है। जो रोगी क्या होगा? जब चीनी का बीमारी होगा, डायबिटीज का बीमारी हुआ, तो इस मरीज को क्या करना पड़ेगा? तो शाम के समय खाने से 12 घंटे के लिए उपवास करना होता है। 12 घंटे उपवास होने के और सुबह बिना खाए पिए ही शुगर के लिए रक्त का जांच किए जाते हैं। और फास्टिंग ब्लड शुगर का सामान्य मान कितना होता है? तो फास्टिंग रैंडम का सामान्य मान क्या होगा? तो ये सामान्य मान होता है 80 से 120% मिलीग्राम होगा। सामान्य मान कितना होगा? तो 80 से 120% होगा। फास्टिंग में एक सामान्य मान होगा। अर्थात कम से 12 घंटे के उपवास करने के पश्चात सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में 100 मिली रक्त में क्या होगा? और 12 घंटे के उपवास के पश्चात 100 मिली में कितना होगा? ये सामान्य 100 मिली रक्त में, 100 मिली रक्त में कितना होगा? सामान्य ब्लड वयस्क में कितना होगा? तो ये 80 से 120 मिलीग्राम होगा। 80 से 120 मिलीग्राम होगा। 100 ml में 80 से 120 मिलीग्राम होगा ग्लूकोज। और यदि 100 मिली रक्त में ग्लूकोज शुगर की मात्रा 120 मिलीग्राम से अधिक पाई जाती है। 100 मिली रक्त में ग्लूकोज शुगर की मात्रा कितना? तो ये 100 मिली में 120 मिलीग्राम से अधिक पाई जाती है तो इसे डायबिटीज होने का पता चलता है। और इसमें 80 से 120 है, इसमें क्या होगा? तो 80 से जब बढ़ेगा 100 ml क्या होगा? तो 100 मिली में 120 से अधिक बढ़ेगा, 120 से अधिक पाई जाएगी। और 120 से अधिक 131 पाई जाएगी तो ये क्या होगा? पाई जाएगी, तो ये पाई जाती है तो इसमें क्या होगा? तो इससे डायबिटीज की बीमारी होगा। क्या बीमारी होगा? तो डायबिटीज बीमारी होगा। क्या हो जाएगी? तो इसको डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी 120 पॉइंट बढ़ने पर। तो ये डायबिटीज का पता चल जाएगा कि इसको चीनी की बीमारी है, शुगर का बीमारी है, जिसकी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट द्वारा भी पुष्टि की जाती है। और इस विधि को किसके द्वारा? तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का डायबिटीज की बीमारी जीटीटी, किस विधि से? तो जीटीटी विधि से, ग्लूकोज टॉलरेंस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से भी इसका पता चल जाएगा। किसका? तो डायबिटीज बीमारी का। तो इस विधि से भी किया जाता है। तो ये डायबिटीज का टॉलरेंस टेस्ट द्वारा भी किया जाएगा। और दूसरा नंबर क्या है? तो भोजनोपरांत रक्त शुगर
परीक्षण जो भोजन करने पर जो जांच किया जाएगा, किसमें, तो डायबिटीज बीमारी में। ये रैंडम जांच होती है। क्या होगा, तो रैंडम। ये क्या होता है, खाने के बाद ये जांच किया जाता है, भोजनोपरांत मतलब भोजन करने पर। तो पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, जो यह खाना खाने के 2 घंटे पश्चात शुगर के लिए किए जाने वाला क्या है, तो ये रक्त परीक्षण है। खाने के बाद खाना खाने के बाद ये जांच किया जाएगा, रैंडम। तो ये क्या है, तो ये रक्त परीक्षण है। जो पोस्टोप्रेंडियल ब्लड शुगर का सामान्य 120 से 180 मिलीग्राम, अर्थात खाना खाने के 2 घंटे बाद एक सामान्य व्यक्ति में 100 मिली रक्त में 120 से 80 मिलीग्राम क्या होगा, तो ग्लूकोज होगा। और 120 में सामान्य व्यक्ति में कितना, तो ये सामान्य व्यक्ति में कितना होगा ग्लूकोज की मात्रा, तो 120 से 180 पॉइंट ये होगा। सामान्य वयस्क में 1 मिलीग्राम होगा, 120 से 80 मिलीग्राम होगा। ये रैंडम खाने के बाद होगा। तो ये आवश्यक निर्देश क्या है कि परीक्षण से पूर्व रोगी को पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भोजन ग्रहण करना होता है। और परीक्षण पूर्व रोगी के पर्याप्त मात्रा में क्या भोजन करना पड़ेगा, तो कार्बोहाइड्रेट भोजन करना होता है। और परीक्षण से 2-3 पूर्व शुगर स्तरित प्रभावित करने वाली औषधियों का लेना छोड़ देना चाहिए। और जो शुगर रही चीनी उनी का सेवन है, तो वो सभी क्या करना चाहिए, तो 2-3 दिन से ही जांच करने के लिए छोड़ देना चाहिए। खाने के बाद जो जांच किया जाएगा, तो खाना खाने के 2 घंटे बाद विश्लेषण एनालिसिस के लिए एक अकेले रक्त नमूना लिया जाता है। और ये 2 घंटे के बाद क्या होता है कि एनालिसिस के लिए अकेले रक्त नमूना लिया जाता है। एनालिसिस के लिए अकेला रक्त का नमूना लिया जाएगा। रोग संकेत, अब रोग संकेत में क्या है कि यदि रक्त में शुगर या ग्लूकोज का मात्रा 180 मिलीग्राम प्रति 100 मिली रक्त में अधिक होती है, 80 से 180 मिलीग्राम क्या होगा, 100 मिलीग्राम में 180 तो अधिक होती है। जब 180 होगा 100 मिलीग्राम में रक्त की मात्रा, तो क्या होगा, तो अधिक होगा, तो डायबिटीज होने का पता चलेगा। और क्या होने का, तो डायबिटीज बीमारी का मतलब चीनी बीमारी का पता चलेगा, जिसका ग्लूकोज टेस्ट जीटीटी के द्वारा पुष्टि होती है। और किसके द्वारा, तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जीटीटी विधि द्वारा ये जांच की पुष्टि होती है। तो ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निर्धारित करना और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को निर्धारित करना, तो जांच के अंतर्गत 515 एनएम तरंगदैर्घ्य वाल्ट लेंथ पर रंगीन विलयन तीव्रता को मापा जाता है। और ये तरंगदैर्घ्य कितने पर, तो 515 एनएम पर ये तरंगदैर्घ्य को वेव लेंथ पर रंगीन विलयन में क्या होता है, तो इसको मापना पड़ता है। जो आता है मापने वाला उस पर मापा जाएगा। तो परीक्षण नमूना, इसके लिए सीरम का नमूना लिया जाएगा। और इस पर क्या किया जाएगा, तो सीरम का एक नमूना लिया जाएगा। और रक्त संचय, जो ब्लड कैलकुलेशन के बाद जो 30 मिनट के भीतर सीरम का क्लॉट से अलग कर लिया जाता है। और 30 मिनट के बाद क्या कर लिया जाएगा, तो सीरम को कैलकुलेशन के द्वारा वो कैलकुलेट कर लिया जाता है। और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित उपकरणों और सामग्रियों की आवश्यकता होती है। और ग्लूकोज की मात्रा के क्या होता है कि उपकरणों की सामग्रियाँ के लिए इसमें इस जांच में आवश्यकता होती है। तो उपकरण में क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, उपकरण में क्या होगा, तो पहला नंबर क्या है, 3 बड़े साइज का 150 मिली से 19 मिमी का टेस्ट ट्यूब होना चाहिए। और इसमें 150 मिमी का क्या होना चाहिए, तो 3 बड़े इसमें टेस्ट ट्यूब होना चाहिए। 150 मिलीग्राम का, कितना का, 150 मिलीग्राम का 3 टेस्ट ट्यूब इस विधि में होना चाहिए। ये तीनों टेस्ट ट्यूब होना चाहिए 150 मिलीग्राम का। दूसरा नंबर क्या है, तो पीपेट चाहिए। इसमें दूसरा नंबर क्या है, तो पीपेट भी होना चाहिए, पीपेट भी होना चाहिए। और वाटर बाथ यंत्र भी होना चाहिए। और इस विधि में क्या होना चाहिए, तीसरा नंबर, तो वाटर बाथ यंत्र भी होना चाहिए, वाटर बाथ
यंत्र भी इसमें होना चाहिए, वाटर बाथ यंत्र, वाटर बाथ यंत्र भी होना चाहिए। और चौथा नंबर क्या है, तो वर्णमापी क्लोरोमीटर, और इसमें क्या होना चाहिए चौथा नंबर में, तो वर्णमापी क्लोरोमीटर, जो गणना करने वाले क्लोरोमीटर भी इसमें होना चाहिए। इस पर लिखा इंगित रहेगा एक, इस पे लिखा रहता है ये क्लोरोमीटर भी, ये सभी उपकरण का क्या होगा इस जांच में, किस में, तो जीटीटी ग्लूकोज टेस्ट में, इस विधि में इसका सभी उपकरण का प्रयोग किया जाएगा। क्या उपकरण किया जाएगा प्रयोग, तो ये टेस्ट ट्यूब और एक पिपेट का, और ये क्या है तो वाटर बाथ यंत्र का और क्लोरोमीटर का भी प्रयोग इस विधि में किया जाएगा। तो सामग्रियां में अब क्या है, तो ये अभिकर्मक रिजेंट, ये अभिकर्मक रिजेंट ग्लूकोज, ऑक्सीजन, फिनोल, इसमें क्या है कि ऑक्सीलेंट वाले फिनोल का भी प्रयोग किया जाएगा। और 10 गुना हल्का किया गया सीरम स्टैंड 100 मिली रक्त में किया जाएगा, कितने में, तो ये 100 मिली रक्त में स्टैंड वाला सॉल्यूशन लेकर इसमें ये जांच किया जाएगा। और दूसरा नंबर क्या है कि 10 गुना हल्का किया गया सेरम का 100 मिली रक्त में किया जाएगा, और 90 गुना हल्का बनाने के लिए 0.1 मिली का सीरम स्टैंड अलग, स्टैंडर्ड वाला जो सॉल्यूशन होता है उसको अलग अलग 0.9 मिली डिस्टिल वाटर के साथ मिलाया जाएगा। और किसके साथ, तो ये स्टैंड वाला सॉल्यूशन है, ये क्या है तो स्टैंड वाला सॉल्यूशन, तो ये स्टैंड, ये स्टैंड वाला सॉल्यूशन को क्या किया जाएगा, तो ये स्टैंड वाला सॉल्यूशन को 0.9 मिली डिस्टिल्ड वाटर के साथ, इसमें 0.9 मिली किसके, तो डिस्टिल्ड वाटर के साथ इसमें मिलाया जाएगा। और डिस्टिल्ड वाटर के साथ क्या होगा, तो मिलाया जाएगा, और डिस्टिल्ड वाटर भी होगा, इसमें क्या हो जाएगा, तो डिस्टिल्ड वाटर भी होगा। तो ये सभी सामग्रियाँ किसमें ही प्रयोग किया जाएगा, किस विधि में, तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या शुगर की जांच के लिए सभी रिजेंट का, मतलब सभी सामग्रियाँ का, ये सभी का प्रयोग किया जाएगा, उपकरण सभी का प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग विधि मेथड है, प्रयोग विधि। अब प्रयोग विधि कैसे किया जाएगा, प्रयोग विधि में अब क्या आएगा, तो इस जांच के लिए सबसे पहले 3 टेस्ट ट्यूब में एक में परीक्षण नमूना रखा जाता है। क्या होता है कि इस जांच में 3 टेस्ट ट्यूब लिया जाता है, 3 क्या होता है, तो टेस्ट ट्यूब लिया जाता है इस जांच में, 3 टेस्ट ट्यूब लिया जाता है, तीनों टेस्ट ट्यूब का नमूना लिया जाता है, और इस पर टी निशान बना दिया जाता है। और इस पर क्या निशान बना दिया जाएगा, तो टी निशान बना दिया जाता है, किस पे, तो टेस्ट ट्यूब पे। तो इस जांच के लिए तीनों टेस्ट ट्यूब में एक परीक्षण नमूना रखा जाता है। एक का क्या नमूना रखा जाएगा, तो परीक्षण नमूना, एक क्या है, तो ये परीक्षण नमूना है, जो इस पे टी निशान बना दिया जाता है। और इस पर कौन निशान, तो टी निशान बनाया दिया जाता है। और दूसरी ट्यूब में स्टैंड सीरम रखा जाता है, इसमें कौन सीरम रखा जाता है, तो स्टैंड सीरम रखा जाता है, ये स्टैंड वाला सीरम रखा जाता है दूसरी में, और दूसरी ट्यूब में स्टैंड सीरम रखा जाएगा, और इस पर एस का चिन्ह तथा तीसरा खाली छोड़ दिया जाता है। और जो ये तीसरा नमूना है उसको क्या कर दिया जाएगा, तो ये खाली छोड़ दिया जाएगा, और ये तीसरा को क्या कर दिया जाएगा, तो ये खाली रहेगा, इसको ये खाली स्टैंड वाला सॉल्यूशन छोड़ दिया जाता है। और इसका खाली छोड़ दिया, खाली बी का निशान बना दिया जाएगा। और ये क्या है, तो बी, ये स्टैंड वाला है और ये टी वाला है, और ये खाली स्थान क्या है, तो बी, ये क्या है, बी है, तीसरा नमूना क्या है, तो बी है, जो इस पर किससे, बी से इंगित किया है। अब पीपेट से 2 मिली ग्लूकोज ऑक्सीडियम में अभिकर्मक तीनों टेस्ट ट्यूब में डाले टी एस एवं बी में डालेंगे कौन अभिकर्मक, तो ग्लूकोज ऑक्सीडियम। ये पीपेट से क्या करेंगे
ये पीपेट है, इस पीपेट से क्या करेंगे 2 ml है, दोनों में क्या डालेंगे तो ऑक्सीलेंट वाला क्या डालेंगे, तो ये ऑक्सीलेंट वाला ऑक्सीडेम अभिकर्मक डालेंगे, ऑक्सीडेम अभिकर्मक डालेंगे। क्या डालेंगे तो ऑक्सी अभिकर्मक डालेंगे। इसमें ऑक्सीडेम का अभिकर्मक डालेंगे और आप 0.5 मिली 10 गुना हल्का किए गए सीरम को स्टेंड वाला 100 मिलीग्राम में रख को पीपेट से क्रमशः टी से एस से चीन ट्यूब में डालेंगे और इस दोनों में ट्यूब से डालेंगे। तो ट्यूब में डाले तत्पश्चात सभी ट्यूबों में मिली का फिनॉल अभिकर्मक मिलाए और किसका तो फिनॉल अभिकर्मक मिला। इसके बाद सभी टेस्ट ट्यूब में डॉट लगाकर उन्हें हिलाए और सभी टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे तो ये डॉट लगाकर टेस्ट ट्यूब को क्या किया जाएगा तो हिलाया जाएगा। डॉट लगाकर क्या किया जाएगा, ये डॉट लगाकर इसको हिलाया जाएगा। किसको तो ये टेस्ट ट्यूब को हिलाया जाता है। तो टेस्ट ट्यूब को हिलाया जाएगा और फिनॉल अभिकर्मक मिला। इसके बाद टेस्ट ट्यूब को हिलाकर डॉट के पश्चात टेस्ट ट्यूबों को 15 मिनट के लिए 37 डिग्री के तापमान पर क्या किया जाएगा तो वाटर बाथ यंत्र में इसको क्या किया जाएगा रख कर, ये वाटर बाथ यंत्र में इसको रख कर गर्म किया जाएगा। क्या किया जाएगा गर्म किया जाता है। ये क्या है तो वाटर बाथ यंत्र है, वाटर बाथ यंत्र है। इसमें रख कर क्या किया जाएगा तो 37 डिग्री के तापमान पर गर्म किया जाएगा। कितना डिग्री के तो 37 डिग्री के तापमान पर गर्म किया जाता है। क्या किया जाएगा तो गर्म किया जाएगा और कमरे के तापमान पर 20 से 30 सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए रखेंगे और इसको गर्म के लिए कितने तो 30 मिनट के लिए रखा जाएगा, 30 मिनट के लिए रखा जाएगा। और गर्म करने के बाद 30 मिनट के लिए रखें कहाँ पर तो कमरे के तापमान पर इसको रखेंगे। किसको वाटर बाथ यंत्र को। अंत में टेस्ट ट्यूब को कैलोरीमीटर में रखकर खाली टेस्ट ट्यूब में प्रति परीक्षण वाला एवं स्टैंडर्ड ट्यूब वाला 515 nmm के नैनोमीटर 10 मीटर बराबर क्या होता है तो 1 मीटर होता है। 10 मीटर बराबर 1 मीटर और 1 अरब हुआ भाग वास्ट लेंथ पर प्रकाश के अवशोषण माप ली जिसका परीक्षण पदार्थ में संबंध होता है। और इसका स्टैंड में क्या होगा तो कैलोरीमीटर में रखकर, ये कैलोरीमीटर में इसको क्या करेंगे गर्म करने के बाद ये कैलोरीमीटर में जो मान इंगित रहता है इसमें रखकर क्या किया जाएगा मापा जाएगा। ये कैलोरीमीटर में रखकर क्या किया जाएगा, ये कैलोरीमीटर है, क्लोरोमीटर। इस क्लोरोमीटर में रखकर इसको क्या किया जाएगा तो मान निकाला जाएगा। तो मान निकालने के बाद क्या होगा कि याद रहने के लिए एक सिद्धांत के अनुसार परीक्षण विलयन में ग्लूकोज की मात्रा जितनी अधिक होगी, ग्लूकोज की मात्रा इसमें क्या है ये ग्लूकोज इसमें डाला हुआ है, तो ये ग्लूकोज डाला हुआ है तो इसमें ग्लूकोज की मात्रा कितनी हो इसको काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद क्या होगा तो अधिक होगा, विलयन का रंग जितना गाढ़ा होगा इसमें विलयन का रंग क्या होगा जितना गाढ़ा होगा उतना क्या होगा तो गाढ़ा होगा, जितना ही उसका ग्लूकोज की मात्रा होगा। और ग्लूकोज की जितना अधिक होगा गाढ़ा उतना क्या होगा तो ग्लूकोज की मात्रा उतना ही अधिक होगा। तो विलयन का रंग गाढ़ा होगा तो प्रकाश का अवशोषित होगी। और विलय के अर्थात ग्लूकोज की सांद्रता जितनी अधिक है उसका रंग जितना भी गाढ़ा भी होगा, जितना अधिक होगा उतना विलयन का रंग क्या होगा तो गाढ़ा होगा और संचरित प्रकाश की मात्रा उतना ही कम होगी और प्रकाश की मात्रा क्या हो जाएगी तो कम होगी। और ग्लूकोज सांद्रता 100 मिली रक्त में क्या होगा तो ग्लूकोज की सांद्रता 100 मिली रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता 100 मिलीग्राम रक्त में क्या होगा 100 मिलीग्राम रक्त में क्या होगा ग्लूकोज की मात्रा। तो 100 मिलीग्राम रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या होगा बराबर तो ये होगा 80/AS गुने CU होता है। ये क्या होगा तो फॉर्मूला होगा ग्लूकोज की सांद्रता 100 मिलीग्राम रक्त में क्या होगा तो 80/AS
AT/S गुने CU होता है, ये फार्मूला होगा। तो AT को क्या कहेंगे, परीक्षण विलयन की अवशोषण या प्रकाशित घनत्व कहेंगे, और S को क्या कहेंगे, तो स्टैंड वाला विलयन का अवशोषकता प्रकाशित घनत्व, और CU को क्या कहेंगे, तो स्टैंडर्ड विलयन की सांद्रता। ये क्या है, AT को क्या कहेंगे, AT को क्या कहेंगे, तो परीक्षण विलयन की सांद्रता। और AS को क्या कहेंगे, तो स्टैंडर्ड विलयन की सांद्रता। AS को क्या कहेंगे, तो स्टैंडर्ड सांद्रता। और ये CU को क्या कहेंगे, CU को क्या कहेंगे, तो ये स्टैंडर्ड विलयन की सांद्रता कहेंगे। ये फार्मूला होगा किसका, तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का जांच करने के बाद जो कैलकुलेशन किया जाएगा, ये कैलकुलेशन जितना गाढ़ा होगा उतना इसका मान क्या होगा, तो अधिक होगा। तो इसमें ग्लूकोज का टॉलरेंस टेस्ट करने के बाद जो मान आएगा उसको क्या करेंगे, ये फार्मूला है AT/S गुने 100। तो इस फार्मूला पर बैठा कर इसको निकाला जाएगा। तो इसी को क्या कहेंगे, ग्लूकोज टेस्ट का जाँच विधि, इसी विधि से किया जाता है।